नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय जो शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव आया है उसके जो प्रमुख शिक्षा नीति है उसके बारे में जानें, जिसके लिए प्रमुख शिक्षा नीति में सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो आज शिक्षा के आधार का प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में सामने आया है। जैसा कि हमने पूर्व क्लास में जाना था कि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव होने लगा। उच्च अध्ययन यानी विश्वविद्यालय शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक काफी बदलाव हुए। उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन और शिक्षा नीति 1968 तक काफी शिक्षा नीतियां आई। लेकिन देश की जो पहली शिक्षा नीति के रूप में जो सामने आई, जिसको नई शिक्षा नीति कहा जाता है, उसने शिक्षा में काफी बदलाव लाया और काफी नवाचार लाया। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी, एक ऐसी शिक्षा नीति से जिसमें काफी संस्तुति और काफी सुझाव थे, जिससे शिक्षा में काफी बदलाव हुआ और एक शिक्षा प्रणाली को एक नया आयाम और नया पहलू सामने आया। जो देश के जो राजीव गांधी थे उस समय, तो उन्होंने भी कहा था शिक्षा समाज के उन्नयन के लिए जरूरी है और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा का अंत नहीं हो सकता। ये जीवन पर्यंत हमारे साथ जुड़ी रहने वाली शिक्षा है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मूल्यपरक हो, नैतिक रूप से हमको एक नैतिकता का पाठ पढ़ावे। इस तरह की शिक्षा नीति हमारे सामने आई। तो यह शिक्षा नीति सन 1986 की जो काफी तौर पर प्रसिद्ध हुई और इस शिक्षा नीति ने काफी शिक्षा जगत में एक नया बदलाव लाया और इसकी ऐसी बहुत सी प्रमुख संस्तुतियां हैं जिसके माध्यम से आज के विद्यालयों में इसका शिक्षा का जो शिक्षा नीति है उसके प्रमुख पहलुओं को हम आज की शिक्षा में देखते हैं। तो आइए हम इस शिक्षा नीति को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह शिक्षा नीति सन 1986 में आई थी, इसलिए इसको शिक्षा नीति और स्वतंत्र भारत की जो नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। तो यह है सन 1986 शिक्षा नीति। अब इस शिक्षा नीति ने क्या क्या अपने सुझाव दिए, क्या क्या संस्तुतियां दी, सिफारिशें दी, इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी प्रमुख जो संस्तुतियां उसको हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। इस शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली का ढांचा है 10+2+3 के आधार पर डिवाइड किया। 10वीं तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और 3 वर्षीय जो विश्वविद्यालय का जो स्नातक पाठ्यक्रम है, इस तरह से इसने अपनी शिक्षा प्रणाली का ढांचा सामने प्रस्तुत किया। दूसरा इसकी संस्तुति है पूर्व बाल्यावस्था तथा प्राथमिक शिक्षा। इस शिक्षा प्रणाली ने पूर्व बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उस और प्राथमिक शिक्षा को इसमें आधार माना, यानी 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष के बाद की शिक्षा का इसने एक अलग से अपना प्रावधान दिया है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से शिक्षण करवाया जाए। इसने अपनी शिक्षा नीति में खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया। खेल कूद हर बालक और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, इसलिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को जोड़ना और विद्यालय में खेल कूद के लिए जो अपने मैदान होता है और खेल कूद की जो सामग्रियां होती है उसके संदर्भ में इसने अपनी सिफारिशों को सामने रखा। अगला है शिक्षक। इसने शिक्षक के जो मापदंड है और शिक्षक के लिए कैसी व्यावसायिक आचरण संहिता होनी चाहिए इसका प्रावधान अपनी शिक्षा नीति में कहा, क्योंकि शिक्षकों की योग्यता और शिक्षक की मापदंड ही शिक्षण को प्रभावित करते हैं। इसलिए देश शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता हुई जो इस शिक्षा को सही रूप से संचालित कर सके। इसलिए शिक्षकों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए और उनकी व्यावसायिक आचार संहिता को लागू किया गया। अगला है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षा केंद्रित रहेगी शिक्षा का सही से संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा को केंद्र स्तर, राज्य स्तर और राज्य से जो स्थानीय निकाय है वहां तक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि शिक्षा को बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, जिसके अंतर्गत आप लोक शिक्षा से केंद्र समझते हो, अपने सर्व शिक्षा अभियान चलते हो। तो इस तरह से इसने शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया। अगला है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो प्रौढ़ शिक्षा है, महिलाओं के लिए शिक्षा है, इस तरह से शिक्षा केंद्र खोले जाए ताकि अनौपचारिक शिक्षा केंद्र का पहलू सामने और इसका पूर्ण किया जा सके। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सबसे बड़ी खासियत है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि इस शिक्षा नीति ने अब विद्यालय में जो ब्लैक बोर्ड की जो स्थिति जो आज हमारे सामने है, ब्लैक बोर्ड लाने का काम किया।
हम उस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सिर्फ ब्लैक बोर्ड से ना सीमित करके हमको ये समझेंगे कि ब्लैक बोर्ड का अर्थ है कि जो कक्षा और शिक्षण के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती है, जिसकी जरूरतें होती है, वो सारी जरूरतें इस शिक्षा नीति के माध्यम से अब पूर्ण की जाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षण संबंधी जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को हमारे सामने उपलब्ध हो। भाषा का प्रचार विश्वविद्यालय स्तर पर और उच्च शिक्षण अध्ययन में अंग्रेजी भाषा का महत्व समझते हुए अंग्रेजी भाषा को आधार माना गया कि उच्च शिक्षण अध्ययन में अंग्रेजी भाषा को भी, और जो त्रिभाषा सूत्र देश में लागू होना चाहिए, इस तरह से त्रिभाषा सूत्र और किया गया ताकि वे लोग शिक्षा से वंचित न रहे और उनको शिक्षा के समुचित और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्रियों के उन्नयन और बालिका शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए विद्यालय स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिससे स्त्री शिक्षा का महत्व सामने आ सके और स्त्रियों का उन्नयन और उत्थान हो सके, इसलिए इसने स्त्री शिक्षा का भी प्रावधान इस शिक्षा नीति में करा है। आगे है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यक या वे लोग जिनकी संख्या राष्ट्र में कम है, जिनकी संख्या गिनती में आती है तो वो अल्पसंख्यक बात है, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इन लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये लोग भी शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है विकलांगों की शिक्षा। राज्य और जिला स्तर पर विकलांग जो बालक होते हैं, विकलांग बालकों की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि विकलांग बालक भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और उनके लिए शिक्षा का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। नवोदय विद्यालय। ग्रामीण अंचल के अंतर्गत जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, जो अपनी प्रतिभा से काफी आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे बालकों के लिए ग्रामीण अंचलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किया है ताकि प्रतिभावान छात्र इस विद्यालय से अपने आगे का मार्ग प्रशस्त कर सके और अपने लिए एक अच्छा भविष्य निर्धारित कर सके, इसलिए नवोदय विद्यालय ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण स्तर पर इसका प्रावधान किया गया है। अगला है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, अर्थात माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यवसायीकरण यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शामिल किया जाए ताकि बालक इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़कर अपना जो व्यवसाय है उसको चुनकर अपना आगे का जो जीवन है उसको व्यतीत कर सके और अपने स्वयं का भविष्य निर्धारित कर सके, इसलिए माध्यमिक कक्षाओं में व्यवसायीकरण पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है। अगला है उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय। हायर एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा नीति में ये बात कही गई है। और हायर एजुकेशन के साथ साथ खुला विश्वविद्यालय, जो खुले विश्वविद्यालय होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, उसका प्रावधान किया गया है। इस ओपन यूनिवर्सिटी में, खुले विश्वविद्यालय में घर बैठे भी एजुकेशन ली जा सकती है और वे लोग जो शिक्षा के लिए किसी शिक्षण संस्थान में नहीं जा सकते, वो इस ओपन यूनिवर्सिटी में, खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षण कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जो किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए, किसी व्यवसाय या कार्य से जुड़े हुए, वे भी इस खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी एजुकेशन को पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए खुला विश्वविद्यालय का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा। निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है ताकि निरक्षरता और साक्षरता को लाया जा सके, निरक्षरता को दूर किया जा सके, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण स्तर पर जो विश्वविद्यालय है उसका प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षण को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। कंप्यूटर साक्षरता, जो समय की मांग है और समय की परिस्थितियों के अनुसार कंप्यूटर साक्षरता होनी चाहिए, कंप्यूटर का होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी प्रदान करना और कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करना इस शिक्षा नीति के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसकी संस्कृतियों में ये कंप्यूटर साक्षरता शामिल है। अगला है तकनीकी सीखना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, इस तरह की जो शिक्षा का प्रावधान है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है ताकि तकनीकी जो एजुकेशन है, अगर जो इसमें इंटरेस्ट है, जो इसको करना चाहता है, तो उसके लिए इस तरह की एजुकेशन सामने आ सके और वो तकनीकी शिक्षा को ग्रहण कर सके, इसलिए तकनीकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है, इसलिए तकनीकी शिक्षा को शामिल
किया गया। अगला है गणित एवं विज्ञान शिक्षा। गणित और विज्ञान समय की मांग है और आज की जरूरत के हिसाब से गणित और विज्ञान शिक्षा के उन्नयन, उत्थान और इस गणित और विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए इस शिक्षा का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। अगला है पुस्तकों की गुणवत्ता। पुस्तक जरूरत है और पुस्तक ही हमको ज्ञान प्रदान करती है और पुस्तकों के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए पुस्तकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुस्तकों के प्रकाशन और पुस्तक जब प्रकाशित होकर विद्यालय स्तर पर आती है तो उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसमें किस तरह के तथ्य शामिल करने हैं, लेख किस तरह से लिखे जाने हैं और कौन सी जरूरत है और जरूरतों के हिसाब से कौन सी जानकारी जरूरी आ जाती है, तो ये सब बातें पुस्तक की गुणवत्ता के आधार पर डिसाइड की जा सकती है। इसलिए पुस्तक वैध होनी चाहिए और वांछित होनी चाहिए और समय की मांग के अनुसार जो जरूरत है उस जरूरतों को पूरा करनी चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए और शिक्षण के जो उद्देश्य है, शिक्षण के जो भी लक्ष्य है उसको पूर्ण करना शिक्षक उस पुस्तक गुणवत्ता के अंतर्गत आता है। तो ये है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख संस्तुतियां या हम बोल सकते हैं सिफारिशें। तो हम समझ चुके हैं कि शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण थी और यही एक शिक्षा नीति थी जिसने जो कमियां जो हमारे पूर्व शिक्षा नीति में रह चुकी थी उन कमियों को दूर करके और शिक्षा को एक नए आयाम से जोड़ने और नए सिरे से शुरू करने का कार्य इस शिक्षा नीति ने अपने सुझावों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और आज की जो समय है और आज की परिस्थिति में ये शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके काफी सिफारिश और सुझावों को आज की शिक्षा में शामिल किया गया है। थैंक यू। शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख संस्तुतियों को बताइए।